Hello everyone, welcome here. Previously we will talk about spectrum. Now today we will talk about hydrogen spectrum. So let's start. As we all know about hydrogen spectrum, ये इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, किसी को ही नहीं पता अपन को इमिशन होता है क्या होता है। अपन ने कल क्या देखा था? स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था। स्पेक्ट्रम के अंदर अपन ने देखा था एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक अपन ने देखा था इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर अपन ने इसके दो पार्ट्स की बात की थी, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के अंदर अपन ने बात की थी बैंड और एक अपन ने बात की थी लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर अपन ने एग्जांपल क्या देखे थे? ये किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम स्पीसीज से बनता है, एटम से बनता है। और हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है, तो इसका क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि किसका पार्ट है? इमिशन स्पेक्ट्रम का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमिशन स्पेक्ट्रम, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ इमिशन डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। सबसे पहले अपन को ये पता है कि ये कोई एक एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस, ये एटम, और ये एटम्स की शेल होती है। इसको मैंने N1 दे दिया, ये फिर N2 होती है, ये N3, ऐसे करके एटम्स की शेल्स होती है। तो मैं इनको एक लाइंस में बना लेता हूँ। ये मैंने ले लिया N1, ये मैंने ले लिया N2 सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, एंड ये फोर्थ शेल। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइयर एक्साइटेड स्टेट में। जब भी इलेक्ट्रॉन हाइयर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो अपने आप तो जाता नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करता है। और एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है तभी ये हाइयर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि इसकी अनस्टेबिलिटी का रीजन होता है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, उस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी फील करता है। थोड़ी बहुत क्या, अपन भयंकर अनस्टेबिलिटी फील करता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, अब जब भी ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करता है, तभी आएगा, रेडिएशन इमिट करते हुए आएगा। बट ध्यान अपन को ये रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये किस किस वे में आ सकता है। अब ये जैसे फोर्थ शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड शेल में आया, फिर फर्स्ट शेल में आया, या फिर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आया, या फिर बाद में फर्स्ट में आया। ये कुछ इस वे में आ सकता है। इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिनको अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितनी देर रुकता है? 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे रहता है, उतने में वापस आ जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये भयंकर अनस्टेबिलिटी फील करता है, और हर इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबिलिटी में ही लाना चाहेगा। अपन ने पहले भी बात की थी, एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड इज जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। सो बात करेंगे इसकी लैंग्वेज में। लैंग्वेज के अंदर अपन के पास है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन गेट एक्साइटेड टू हाइयर एनर्जी लेवल, बात की थी अपन ने। ये वहां पे रुकता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए, ये वहां पे रुकता है और वापस फॉल्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, वापस ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। किस लिए? टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबिलिटी, एंड ड्यूरिंग विच इट इमिट्स रेडिएशंस, ये कुछ रेडिएशंस इमिट करता है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, विच आर ऑब्टेन्ड एज, वो कलर लाइंस में दिखती है अपन को, जिन्हें अपन बोलते हैं और उसी को अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। कल ही बात की थी फोटोग्राफिक प्लेट पे जो
लाइंस आ रही थी, उनकी इमेज ली थी अपन ने, उन्हीं को अपन स्पेक्ट्रम बोलते थे। तो ये कुछ बात हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब इसके अंदर फर्दर अपन बात करेंगे। ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल है, मैंने बना लिया ये N1, ये मैंने बना लिया N2। मैं कुछ एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ। ये 4th, 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन। ये यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट पे अपन को पता है एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल के अंदर आ रहा है कोई सी भी हाइयर एनर्जी लेवल से, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और उसकी ग्राउंड स्टेट n = 1 हो, चाहे वो किसी भी हाइयर स्टेट से है, चाहे वो N2 से 1 में आए, या N3 से 1 में आए, या 4 5 से 1 में आए, 6 से आए, या फिर 7 से आए, या इनफाइनाइट से आए। ये कुछ इस वे में आ सकता है। और ये जो लाइंस की सीरीज बनती है, इस सीरीज को अपन नाम देते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अब इसके अंदर N1 क्या होगा, 1। मतलब N1 होता है N1 लोअर एनर्जी शेल, एंड हियर N2 इज हाइयर एनर्जी लेवल, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो ये n = 1 में आएगा, और इसका N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो सकता है, ये 1 से 1 में तो आ नहीं सकता, मिनिमम 2 से 1 में आएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 एंड सो ऑन आगे लिख सकते हैं अपन। यहीं पे फर्दर अपन बात करेंगे। अगर कोई भी हाइयर एनर्जी लेवल से अगर N2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा आ सकता है, 5th से आओ, 6th से, 7th से, या फिर इनफाइनाइट से, मतलब किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आ रहा हो, तो जो लाइंस मिलती है स्पेक्ट्रल लाइंस, उस सीरीज को अपन नाम देते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज, जिसका N1 क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल क्या होगा, 2, एंड हाइयर N2 = 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। एंड अगर कोई भी हाइयर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो कुछ ऐसे आएगा। वो 4th से भी आ सकता है, 5th से भी आ सकता है, 6th से आ रहा होगा, 7th से, या फिर मैं बात कर सकता हूँ इनफाइनाइट से। तो जो इसकी ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, उनको अपन नाम देते हैं पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। इनके अंदर N1 की वैल्यू क्या होगी, 3। लोअर एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या है, 3, एंड हियर N2 विल बी 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर। अब वहीं पे बात करते हैं, अगर किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करते हुए, रेडिएशन इमिट करते हुए, अगर 4th शेल में आ रहा है, एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसकी कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, चाहे वो किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से आ सकता है, 5 6 7, या फिर इनफाइनाइट। तो जो ये लाइंस की स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज बनेगी, इस सीरीज को अपन ने नाम दिया ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम दिया, ब्रैकेट सीरीज। क्लियर। इनके लिए N1 विल बी, लोअर एनर्जी लेवल विल बी 4, एंड N2 विल बी 5 6 7 एंड सो ऑन। क्लियर। अब फिर यहाँ पे और अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करते हुए अगर हाइयर एनर्जी लेवल से 5th शेल में आ रहा है, 5th एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, ये 5th में आ रहा है, वो चाहे 6 से आ रहा हो, 7 से आ रहा हो, 8 से आ रहा हो, या इनफाइनाइट से। क्लियर। 5th में आ रहा हो तो इसको अपन नाम देंगे पी फंड। फंड सीरीज बोलते हैं यहाँ पे, पी साइलेंट रहता है, फंड सीरीज।
Here lower energy level will be 5 and higher energy level will be 6, 7, 8 and so on. बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर सिक्स्थ शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस, तो अब वो कहीं से भी आ सकता है, 7 से आ रहा हो या 8 से आ रहा हो, 9 से आ रहा हो, तो उसके लिए अपन नाम देंगे उस सीरीज को, उस लाइन की सीरीज को अपन बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। And here lower energy level N1 will be 6 and a higher energy level will be 7th, 8th, 9th and so on. Clear? ये बात हुई अपनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी अपन ने, या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है एनर्जी इमिट करते हुए, तो ये कुछ लाइंस बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा है तो वो उसको क्या नाम देते हैं अपन, लाइमन सीरीज। N2 में आ रहा है तो बामर सीरीज। N3 में आ रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है तो पास्चन, देन ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। ठीक है। एंड अगर मुझे किसी भी वेव लाइन की, जैसे ये N2 से 1 में आ रही है या 3 से 1 में आ रही है या फोर्थ से सेकंड में आ रही है, मतलब किसी भी लाइन की कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करते हुए हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, उसकी अगर मेरे को लाइन की वेवलेंथ फाइंड करने को बोल दे, लैम्डा फाइंड करने को बोल दे, तो मैं कैसे करूंगा? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट अपन इसको डिराइव करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे एक दो एनर्जी लेवल बना लिए। कोई से भी एनर्जी लेवल हो सकता है। ये मैंने इसको नाम दे दिया N1 एनर्जी लेवल, इसको मैंने दे दिया N2। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6। ओके। ये है लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस विल बी हाइयर एनर्जी लेवल। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो N2 से N1 में आ रहा है, तो इसका मेरे को लैम्डा बताना है, वेवलेंथ बतानी है इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है, तो मुझे पता है वो एनर्जी इमिट करते हुए आता है, और इनकी एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर अपन ये कितनी इमिट करेगा, ठीक है, तो वो डेल्टा ई निकालने का अपन ने पहले भी बात की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, की फॉर्मूला होता है अपने पास E2 माइनस E1। अगर अपन को ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा यही निकालनी है ना, तो इस शेल की एनर्जी माइनस इस शेल की एनर्जी कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा कि कितनी एनर्जी इमिट करके ये आए, या इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में या किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में। तो सबसे पहले डेल्टा ई विल बी E2 माइनस E1। एंड एनर्जी का फॉर्मूला मेरे को पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। ये अपने पास आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर, इसकी यूनिट। अब मेरे को अगर एनर्जी जूल में चाहिए, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में करने के लिए इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ तो अपने पास, सॉरी, यहाँ पे -19, तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटके यहाँ पे जूल आ जाएगा। ये यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी, जूल। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई एनर्जी। ठीक है। ये एनर्जी, सॉरी, ये अपने पास आ गई एनर्जी। अब मेरे को पूछा है यहाँ पे टोटल एनर्जी, मतलब E2 माइनस E1। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2। तो यहाँ पे ये E2 का ये मान लो मैंने E2 का यहाँ पे फिर से कर लेते हैं एक बार अपन। एनर्जी फर्स्ट शेल, सॉरी, एनर्जी किसी भी N1 स्टेट को मैंने नाम दे दिया E1, और हाइयर एनर्जी लेवल को मैंने नाम दे दिया E2।
तो यहाँ पे हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18। यहाँ पे Z हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम होगा, तो उसके लिए ये मैंने Z ले लिया, मतलब ये कोई भी N2 से N1 में आ रही है। तो ये अगर अपन हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं या हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल अपन हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात कर सकते हैं, यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही बात कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये एक ही, ये तो है नहीं ना कि ये N2 हाइड्रोजन का हो जाएगा और ये N1 हीलियम का हो जाएगा। किसी भी एक एटम की शेल्स की बात कर रहे हैं, तो Z भी क्या होगा, सेम। अगर Z सेम होगा तो मैंने यहाँ पे Z ले लिया, Z स्क्वायर अपॉन N डिफरेंट हो सकता है, मैंने यहाँ पे E1 के लिए N1 का स्क्वायर ले लिया, E2 के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा ये वैल्यू सेम, Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी N1 का ये E2 है पहले, तो N2 का स्क्वायर माइनस, फिर से देख लेते हैं इसको एक बार, डेल्टा E विल बी E2 माइनस E1। एनर्जी यहाँ पे मैं जूल में लिखूंगा, तो यहाँ पे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, इसकी एनर्जी। अब माइनस इसकी एनर्जी, तो माइनस, और फिर इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। क्लियर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस पूरी के अंदर कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, ये टर्म कॉमन ले सकते हैं। क्लियर, ये इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N1 है, तो ये मैंने कॉमन ले ली। तो मैं कॉमन यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, 1 अपॉन, ये प्लस का है, तो 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, ये -1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू आई। क्लियर, और ये किस में आती है, इसकी यूनिट जूल पर एटम, जूल में कन्वर्ट किया ना अपन ने। अब मेरे को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन एच न्यू। तो यहाँ पे अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे डेल्टा ई अपॉन एच, एनर्जी एज इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ये एज इट इज आ गई अपॉन एच। अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, एच अपने पास होता है प्लांक्स कांस्टेंट, पहले बात कर चुके हैं, और इसकी वैल्यू होती है अपने पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर, अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ, तो अपने पास आएगा 3.29 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 18 प्लस का 34, और ये पॉइंट एक इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा +15। क्लियर, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी आई है अपने पास। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट का ध्यान रखना है, हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आई फ्रीक्वेंसी। अब मेरे को पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह अगर सी अपॉन लेमडा लिखूं, ठीक है, तो ये सी नीचे चला जाए अगर, तो 1 अपॉन लेमडा विल बी 3.29 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, एंड सी नीचे आ गया, तो सी क्या होती है,
स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट अपन को पता होती है 3 × 10⁸ मीटर। 8 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, सॉरी माइनस, तो 15 - 8, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻7। ठीक है ना, 7 ही आएगी ना। और 3 से अपन इसको कैंसिल करेंगे तो 1.098777 समथिंग आएगा। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है 1/λ विल बी 0. सॉरी 1/λ विल बी 1.098777 इंटू, ये यहाँ पे 10⁻15 था, इसमें से 8 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 इंटू 10⁻7। यहाँ से z एज इट इज रहेगा इंटू z², एंड हियर 1/n1² माइनस 1/n2²। एंड ये वैल्यू अपने पास किस में आएगी, पर मीटर। लेमडा की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ये 1/λ है तो ये अपने पास यूनिट क्या आएगी, 1/मीटर, या फिर जिसको अपन लेमडा इनवर्स भी बोल सकते हैं, मतलब पर मीटर। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, ये मीटर में अपने पास, तो ये जो वैल्यू है ये रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया था ये फॉर्मूला। तो अपन ने, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको अपन ने नाम दे दिया आर। हियर आर विल बी रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट क्या होता है, 1.098777 इंटू 10⁻7 पर मीटर। पर मीटर के अंदर तो ये होता है। एंड अगर पर सेंटीमीटर हो तो 1.098777 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, ये पर सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि मीटर में 7 है और यहाँ पे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो ईयर विल बी 10⁹ ऐसे नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, अगर सेंटीमीटर या मीटर दी हुई होती यूनिट तब अपन कर सकते थे, बट यहाँ पे मीटर इनवर्स होता है, सॉरी यहाँ पे मीटर इनवर्स है और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है, मतलब पर मीटर। जैसे अपन समझने के लिए ले सकते हैं कि 1 मीटर है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻7, तो 1 मीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर की वैल्यू अपन को दी हुई है 10⁻7। तो अगर बोले 1 सेंटीमीटर विल बी, देन 100 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये ऊपर जाएगा तो -2, तो 5 10⁵5 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर के अंदर ये इसकी वैल्यू है। इसका ध्यान रखना। तो ये अपने पास हो गया रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। और रिडबर्ग्स फॉर्मूला अपने पास क्या बताता है अपन को, वेवलेंथ बताता है। और वो फॉर्मूला होता है 1.0, या फिर इसको अपन आर नाम दे लें अब, आर इंटू z², 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर, ये अपने पास आ गया रिडबर्ग फॉर्मूला। क्लियर, अगर ये डेरिवेशन अगर समझ में ना भी आए तो भी यहाँ पे अपन को ध्यान क्या रखना है, एक सेकेंड। यहाँ पे अपन ने बात की थी अभी इतने में रिडबर्ग, रिडबर्ग्स फॉर्मूला, जो कि अपन को बताता है वेवलेंथ। 1/λ को अपन न्यू बार भी बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला अपने पास आता है आर z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। क्लियर, दिस इज रिडबर्ग फॉर्मूला। हियर आर विल बी रिडबर्ग्स कांस्टेंट which is 1.098777 into 10⁻7 meter inverse, or we can say per meter, and in centimeter 1.098777 into 10⁵5 centimeter inverse, or we can say per centimeter. Here n1
and N2. N1 will be lower energy level and N2 will be higher energy level. क्लियर? ये अभी तक अपन ने बात की थी उसकी समरी। अब बात करेंगे, ये अपन ने पहले देखा था, किसी भी हाइयर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी इमिट करते हुए आएगा। और जो ये लाइन की सीरीज बनती, इसको अपन ने नाम दिया था लाइमन, जिसके लिए N1 की वैल्यू क्या होती है 1, लोअर एनर्जी लेवल 1, एंड हियर N2 विल बी 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। N2 में आए तो बामर, फास्ट चन, N3 में आए तो, एंड फोर्थ में आए तो ब्रैकेट। क्लियर? अब ध्यान इनमें ये रखना है, ये लाइन है जो N2 से N1 में जा रही है, फर्स्ट लाइन। इसे मैं फर्स्ट लाइन भी, ये फर्स्ट लाइन है लाइमन की, तो मैं इसे फर्स्ट लाइन भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। या फिर मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा लाइन, मैं इसको अल्फा लाइन भी बोल सकता हूँ। सेकेंड लाइन को बीटा लाइन भी बोल सकते हैं, थर्ड को गामा, फोर्थ को डेल्टा। और अपन को गामा तक ही ध्यान रखना है, डेल्टा अपने कभी काम में नहीं आएगा, गामा भी नहीं आएगा वैसे तो। बट यहाँ पे ये बामर की फर्स्ट लाइन अल्फा, बीटा, गामा, पास्टन की अल्फा, बीटा, गामा, ये भी अल्फा, बीटा, गामा। ये मैंने ब्रैकेट तक ही बनाया, बाकी आगे भी होता है, जैसे वो फन सीरीज और हमफ्री सीरीज, वो मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पे बताना क्या है, मेरे को वेवलेंथ पूछ ले कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन की मेरे को वेवलेंथ बतानी है। तो जो ये लाइन है ना N2 से N1 आ रही है, इसकी मेरे को वेवलेंथ बतानी है। तो वेवलेंथ के लिए मेरे को यहाँ पे दे दिया लाइमन सीरीज, मतलब अपन और सब की भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। अब मेरे को पूछ ले लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा, एच अल्फा लाइन, ठीक है, इसको अल्फा लाइन भी बोल सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। इसकी अपन को वेवलेंथ पूछी है, वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइमन की फर्स्ट लाइन होती है, लाइमन कहाँ से शुरू होता है, N1, एंड N2 विल बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइमन की पूछी, तो लाइमन के लिए मैं N1 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1, हाइयर एनर्जी लेवल की वैल्यू। यहाँ पे फर्स्ट लाइन कौन सी थी, अभी अपन ने बात की थी, इसमें देखना, ये फर्स्ट लाइन यही थी जो सेकंड से फर्स्ट में आ रही थी। तो यहाँ पे N2 विल बी 2। लेमडा निकालने का फॉर्मूला अपन ने अभी डिराइव किया था, जो रिडबर्ग ने बताया था डिराइव करके, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², 1/N1² माइनस 1/N2², क्लियर, पर मीटर। तो यहाँ से 1/λ विल बी RZ², N1 की वैल्यू गिवन अपन को 1, 1² माइनस N2 विल बी 2², ये भी अपन को गिवन है। अब 1/λ इज इक्वल्स टू RZ², इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 एंड 4 का स्क्वायर, सॉरी एलसीएम लेंगे तो 4। ठीक है, ये मैं एक एलसीएम करके बता रहा हूँ, बाकी आपको पता है एलसीएम करने तो आते ही होंगे। तो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 1 जा 4, तो 1 टाइम एंड 1 1 जा 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/λ विल बी RZ² इंटू 3/4। तो मैं इसको लेमडा को ऊपर ले जाऊंगा और 1 को नीचे ले आऊंगा, तो ये वाली भी ऊपर, ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएंगे। मतलब इसको, इस इक्वेशन को मेरे को उल्टा करना है, तो 1/λ का लेमडा इज इक्वल्स टू 3/4 का 4/3,
ये आर जेड नीचे आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 4/3 आर जेड स्क्वायर, और ये किसका आता है, लेमडा अल्फा, मतलब अल्फा लाइन की वेवलेंथ। वहीं अगर मेरे को वो पूछता है कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन क्या होगी, उसकी वेवलेंथ बताओ, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अगर वो पूछे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, इसकी मेरे को वेवलेंथ बतानी है, मैं इसको बीटा लाइन भी बोल सकता हूँ, बीटा लाइन। ठीक है। अब लाइमन के लिए ये मैंने अभी बात की थी, ये फर्स्ट जो N2 से 1 में आ रही थी, और बीटा लाइन कौन सी होती थी, जो थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ रही थी। तो यहाँ पे N1 लाइमन के लिए लोअर एनर्जी लेवल 1 होता है, N2 will be 3। तो 1/λ is equals to RZ square, 1/N1 square minus 1/N2 square. Here N1 and N2 will be given, so RZ square is equals to 1/N1 की वैल्यू क्या है, 1 square minus here N2 will be 3, so 1/3 square RZ square। एलसीएम वगैरह आप ले लेना, एलसीएम वगैरह अपन लेंगे तो अपने पास आएगा 8/9, ये एल इसको सोल्व करने पे, एलसीएम लेके सोल्व करने पे आ जाएगा। तो ये अपने पास आया 1/λ, लेमडा बताना है अपन को, लेमडा बीटा। तो वो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 9/8 RZ स्क्वायर। ये अपनी बात होती है सेकेंड लाइन की। अब अगर वो अपन, सॉरी, अब वो अगर अपन से पूछ ले, लाइन कहीं पे दिया हुआ अपन को, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट लाइन की वेवलेंथ पूछ ले अपन को, वो कैसे फाइंड करेंगे। एनर्जी के बारे में अपन को सबको पता है, एनर्जी क्या होती है, Hc/λ। एनर्जी और लेमडा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लेमडा कम होगा। तो यहाँ पे अपन को बताना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे छोटी वेवलेंथ, मतलब लेमडा मिनिमम बताना है। लेमडा मिनिमम बताना है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है। और एनर्जी मैक्सिमम के लिए अपन स्टार्टिंग में चलते हैं यहाँ, ये n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट था, इस पे एनर्जी मैक्सिमम थी। ठीक है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बतानी है, तो शॉर्टेस्ट कौन सी थी, जो मैक्सिमम से यहाँ पे आ रही थी सबसे नीचे, तो N2 विल बी हायर एनर्जी लेवल विल बी दिस इनफाइनाइट, एंड लोअर विल बी N1। ये जो सबसे लंबी लाइन होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, लिखूंगा N2 will be infinite and N1 will be 1। तो 1/λ minimum, again same formula, RZ square, 1/N1 square, N1 is 1, so 1 square minus 1/N2 square, N2 will be infinite, तो 1/infinite square। ठीक है। 1/infinite 0 होता है। अब बहुत छोटी चीज है लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन बात कर लेंगे, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0, तो 1/इनफाइनाइट स्क्वायर भी क्या होगा, 0। तो हियर 0, ये 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ मिनिमम विल बी RZ स्क्वायर। तो लेमडा मिनिमम विल बी 1/RZ स्क्वायर। ये अपने पास कहीं पे भी अपन को अगर लेमडा मिनिमम पूछे तो 1/RZ स्क्वायर। क्लियर। वहीं अगर पूछ ले लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या पूछ ले, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ
अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ ले तो एनर्जी का सेम फॉर्मूला है सी अपॉन लेमडा, लेमडा मैक्सिमम देन एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम सबसे कम एनर्जी किस में होगी? हाँ, अब इसमें देखना सबसे छोटी लाइन कौन सी है? ये, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, ठीक है ना। N2 से N1 का एनर्जी गैप होता है, वही तो सबसे। एक सेकंड, फिर से बात कर लेते हैं अपन। छोड़ो, आप ये सब एक बार के लिए भूल जाओ, फिर से अपन बात करेंगे, देखेंगे। मेरे को पूछिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। मेरे को सबसे बड़ी वेवलेंथ बतानी है, तो लेमडा मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ को लेमडा बोलते थे, मेरे को यहाँ पे लेमडा मैक्सिमम बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? एच सी अपॉन लेमडा, इनवर्स रिलेशन होता है। लेमडा मैक्सिमम पूछा है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होती है वो बतानी है अपन को, ठीक है। तो सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी? N1 N2, इन दोनों का एनर्जी गैप होगा, वही सबसे कम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर N2 विल बी 2 एंड N1 लोअर एनर्जी लेवल विल बी 1। ये कुछ अल्फा लाइन वाला जैसा ही हो गया, तो इसको फॉर्मूले में वापस पुट करके अपने पास क्या निकल के आएगा? 4/3 R Z²। क्लियर? तो अभी अपन ने क्या क्या देखा उसको समराइज कर लेते हैं। अपन ने बात की थी अबाउट लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फंड एंड हम्फ्री, ठीक है। लाइमन के लिए N1 क्या होता है? 1, N2 विल बी 2, सॉरी N1 बामर के लिए 2, पास्चन के लिए N1 क्या होता है? 3, ब्रेकेट के लिए N1 4, 5, 6। अब इन सब में N2, 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 इनका हाइयर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 1 तो लोअर है, तो हाइयर क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5 एंड सॉन। यहाँ पे लोअर 2 है, तो हाइयर क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पे लोअर क्या है? 3, तो हाइयर क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है एंड सॉन। यहाँ पे लोअर क्या है ब्रैकेट के अंदर? 4, तो हाइयर क्या हो सकता है? 5, 6, 7 एंड सॉन, 6, 7 एंड सॉन, 7, 8, 9 एंड सॉन। ये अभी पहले ही अपन ने अच्छे से बात कर ली थी। अब बात करते हैं लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, मतलब किस रीजन में आती है लाइमन। इसके लिए अपन को ध्यान रखना है यू वी डबल आई डबल एफ, ये अपन को ध्यान रखना है। ये क्या है? लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ। बामर सीरीज की वेवलेंथ किस में आती है? विजिबल रीजन में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान रखना है। बाल्मर सीरीज, इसकी वेवलेंथ किस में आती है? विजिबल रीजन में। क्लियर? पास्चन एंड ब्रैकेट, ये दोनों आती है इंफ्रारेड। एंड फंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज आर इन फार इंफ्रारेड। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अपन ये। अभी तक अपन ने ये देखा 1/लेमडा, जिसको अपन न्यू बार भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू अपन ने पास क्या आई थी? आर एच। आर एच अपन ने इसलिए लिखा, मतलब अपने पास आता था 1/लेमडा इज इक्वल्स टू R/Z²। तो इसको मैंने नाम दे दिया आर एच, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। और हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है? Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे इसको आर एच दे दिया 1/N1² - 1/N2², वेर N1 इज द लोअर एनर्जी लेवल एंड N2 विल बी
हायर एनर्जी लेवल इन सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इसकी आर की जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है ये, ठीक है। और अब अपन ने बात की थी 1 × 10⁻⁵ अपन 5 भी बोल सकते हैं, ये है ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट ले लिया अपन ने सेंटीमीटर इनवर्स। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए n1 1, ये अपन ने अभी देखा था। बामर सीरीज के लिए n1 क्या, लोअर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है 2, हायर विल बी 3 4 5। पास वन के लिए 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8। क्लियर। ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इसकी वेवलेंथ बामर सीरीज की विजिबल में। ये अपन को एक ध्यान रखनी है बस, बामर सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो किस रीजन में आती है, विजिबल रीजन के अंदर, जिसको अपन नेकेड आई से देख सकते हैं। क्लियर। पास्चन सीरीज ये आती है पास्चन और ब्रैकेट इंफ्रारेड, और फंड और हम्फ्री ये फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। क्लियर। अब वहीं अपन बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अभी तक देखा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है व्हाट what transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength same दे रखी है as Balmer transition and 4 and N2 of helium spectrum। यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल को अपन क्या बोलते थे, N2। लोअर एनर्जी लेवल को क्या बोलते थे, N1। हीलियम के लिए बात दिया हुआ है, हीलियम के लिए Z क्या होता है 2। और ये बामर ट्रांजिशन का अपन को बता रखा है, और अपन को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ट्रांजिशन बतानी है, तो इनकी सेम वेवलेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन, इन दो के बारे में बताना है मेरे को। यहाँ पे हीलियम का N2 अपन को गिवन है कितना है 4, N1 हीलियम का गिवन है वो कितना है 2। हीलियम का Z कितना होता है एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन के लिए अपन को N1 एंड N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। Z हाइड्रोजन का अपन को पता ही है 1 होता है एटॉमिक नंबर। इनकी वेवलेंथ अब को अपन इक्वल पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है अपन को, आर जेड स्क्वायर। हियर जेड विल बी 2 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर। n1 अपन को गिवन है 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सो हियर विल बी 4 स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ से 4, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4r 1/4 माइनस 1/16 r, ये एज इट इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहाँ पे ये अंदर जाएगा, तो 4/4 एंड 4/16, ये 1/1, ये 1/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 और माइनस 1/4, ठीक है। 4/16 तो 1/4, और 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। बात वही है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ध्यान से इन दोनों को देखना, इन दोनों को कंपेयर करने पे अपन क्या बता सकते हैं, n1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर, तो n1 की वैल्यू क्या हो सकती है 1, n2 विल बी 2। इन दोनों को कंपेयर करके अपन ने फाइंड कर लिया n1 विल बी 1 एंड n2 विल बी 2। और ये किसके लिए होता है, अगर लोअर एनर्जी लेवल अगर 1 हो तो ये किस रीजन में आएगी, लाइमन सीरीज, ठीक है। और अपन को अगर रीजन पूछ ले वेवलेंथ का, अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर। एंड आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे
हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो एक टॉपिक करने के बाद में अपन इन आज जो भी पढ़ा और कल छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, उसके बाद में अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, एंड देन ड्रॉबैक ऑफ बोर, एंड फाइनली दिस बोर्स मॉडल इज कंप्लीट एंड वी विल स्टार्ट डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।